2025 है। आज हमारे पास जो जानकारियां हैं उनमें देश की चुनावी तैयारी से लेकर अर्थव्यवस्था की रफ्तार, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आवाज और हाँ, मौसम का एक बड़ा खतरा भी है। साथ ही सांस्कृतिक रंग और कुछ खेल की खबरें भी शामिल हैं। चलिए इन पर एक गहरी नजर डालते हैं और समझते हैं कि इनमें खास क्या है। बिल्कुल, आज की खबरें दिखाती हैं कि कैसे एक साथ कई मोर्चों पर चीजें चल रही हैं। मतलब राष्ट्रीय नीतियों से लेकर जमीनी चुनौतियों तक आज का कैनवस काफी बड़ा है सही में। तो शुरुआत करते हैं चुनाव आयोग की एक बड़ी कवायद से। सुनने में आया है कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट को ठीक करने का एक खास अभियान। हाँ, वो जो SIR वाला है ना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हाँ, वही SIR, उसका दूसरा दौर शुरू हो रहा है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, करीब 51 करोड़ वोटर इससे जुड़े हैं। अंडमान निकोबार से लेकर लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सब शामिल है इसमें। हाँ, और ये SIR महज एक रूटीन काम नहीं है। इसका मकसद है वोटर लिस्ट को ज्यादा साफ सुथरा और सटीक बनाना। लोकतंत्र में वोटर लिस्ट की अहमियत हम सब जानते हैं। जितनी सही लिस्ट उतना ही मजबूत चुनाव, है ना? बिल्कुल। और इसकी पूरी समय सारणी भी तय कर दी गई है। कल से बूथ लेवल के अधिकारियों की ट्रेनिंग और फॉर्म छपने का काम शुरू होगा। अच्छा। फिर 4 नवंबर से करीब 1 महीने तक घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम चलेगा। अच्छा, पूरा 1 महीना? हाँ, फिर 9 दिसंबर को एक ड्राफ्ट लिस्ट आएगी और अगले साल 7 फरवरी को फाइनल लिस्ट जारी होगी। एक दिलचस्प बात यह भी है कि बिहार में, जहां ये काम पहले दौर में हुआ, वहां से इस प्रक्रिया के खिलाफ कोई खास शिकायत या अपील नहीं आई। ये शायद इस बात का संकेत है कि ये प्रक्रिया कारगर साबित हो सकती है। अच्छा, तो ये तो हुई चुनावी तैयारी की बात। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। सरकार मेक इन इंडिया पर काफी जोर दे रही है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। खबर है कि इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे बनाने वाली एक स्कीम के तहत देश में 7 नए प्लांट लगाने की मंजूरी मिली है। ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का हिस्सा है। इसमें करीब 5,500 करोड़ रुपए का कुल निवेश होगा। 5,500 करोड़, बड़ा अमाउंट है। हाँ, काफी बड़ा। और अंदाजा है कि इससे लगभग 36,500 करोड़ रुपए का उत्पादन होगा और 5,000 से ज्यादा लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा। 5,000 नौकरियां। और ये प्लांट्स कहाँ लग रहे हैं? ये प्लांट्स तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में लगेंगे। ये कदम सीधे तौर पर देश को इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश से जुड़ा है। जैसा कि मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा भी है, मकसद घरेलू जरूरतें पूरी करना और देश में ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा इकोसिस्टम तैयार करना है। आत्मनिर्भरता और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है तो हाल में GST दरों में जो बदलाव हुए उनका भी असर दिख रहा है। सुना है AC, टीवी, डिश वॉशर जैसे कई सामान सस्ते हुए हैं। बिल्कुल, कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर GST 28% से घटाकर 18% किया गया है। सीधा 10% कम? हाँ, और इसके फायदे अब सामने आने लगे हैं। एक तो घरेलू कंपनियों के लिए बाजार बड़ा हो रहा है क्योंकि उनके बनाए सामान की मांग बढ़ रही है। अच्छा। दूसरा, बाहर से आने वाले सामान पर हमारी निर्भरता कुछ कम हो सकती है। स्कूलों, दफ्तरों के लिए भी ये चीजें खरीदना अब सस्ता हो गया है। और हाँ, छोटी और मझोली कंपनियों मतलब MSMEs को भी इससे मुकाबला करने में थोड़ी आसानी हो रही है। तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये दिखाता है कि टैक्स नीति में बदलाव का असर कितनी तेजी से जमीन पर दिख सकता है। यानी ग्राहकों के लिए भी राहत और घरेलू इंडस्ट्री के लिए भी अच्छी खबर। चलिए इसी आर्थिक तरक्की की बात को आगे बढ़ाते हैं समुद्री क्षेत्र से जोड़कर। आज मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक का उद्घाटन हुआ है। पर काफी जोर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत अपनी भौगोलिक स्थिति, लोकतांत्रिक स्थिरता और मजबूत नौसेना के दम पर हिंद प्रशांत क्षेत्र और ग्लोबल साउथ के बीच एक पुल का काम कर सकता है, एक ब्रिज की तरह। हाँ बिल्कुल। और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी लक्ष्य साफ किया, हमें अपने व्यापारिक जहाजों का बेड़ा बढ़ाना है और जहाज बनाने का पूरा सिस्टम देश में ही खड़ा करना है। अच्छा। ताकि हम दूसरे देशों के जहाजों पर कम निर्भर रहें। ये लक्ष्य तो बहुत बड़ा है। क्या इसके आर्थिक पहलू पर भी कुछ बात हुई? कितना बड़ा है ये सेक्टर? जरूर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि भारत का समुद्री क्षेत्र करीब $1 ट्रिलियन का बाजार है। $1 ट्रिलियन? हाँ, सोचिए, बंदरगाहों, जहाजरानी और इनसे जुड़े लॉजिस्टिक्स में निवेश की कितनी बड़ी गुंजाइश है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, इतनी बड़ी संभावना का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्या हम सच में विदेशी जहाजों पर अपनी निर्भरता कम कर पाएंगे? ये देखना होगा।
वैसे इसी कार्यक्रम में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली 2 नावें मछुआरों को दी गई, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का हिस्सा है। अच्छा, तो ये जमीनी स्तर पर भी जुड़ा है? हाँ, ये दिखाता है कि बड़ी समुद्री रणनीति को आम मछुआरों की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने की कोशिश भी हो रही है। अच्छा, आर्थिक और रणनीतिक बातों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी आज भारत की सक्रियता दिखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुआलालंपुर में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लिया। हाँ, ये 20वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन था। विदेश मंत्री ने वहां भारत का पक्ष रखते हुए आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, 0 टॉलरेंस, और इसके खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार हर देश को है। बिल्कुल। साथ ही उन्होंने इस खतरे से निपटने के लिए दुनिया भर के देशों को मिलकर काम करने का आह्वान किया। ये बातें इस मंच पर इसलिए अहम हैं क्योंकि पूर्वी एशिया क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के लिए आतंकवाद एक बड़ा खतरा है। और क्या उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में भी कुछ कहा? आजकल ये शब्द बहुत सुनने में आता है। बिल्कुल, उन्होंने आसियान देशों के हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर जो नजरिया है, जो मूल रूप से टकराव की बजाय सहयोग और इस क्षेत्र में आसियान की केंद्रीय भूमिका पर जोर देता है, उसके प्रति भारत का समर्थन दोहराया। अच्छा। उन्होंने कहा कि भारत इस नजरिए के हिसाब से समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है। ये बात भारत की उस कोशिश से जुड़ती है जो हमने अभी मैरीटाइम वीक के संदर्भ में की थी, यानी अपनी समुद्री क्षमताओं को बढ़ाना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक जिम्मेदार भूमिका निभाना। समझ गया। तो एक तरफ विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बातें हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक प्राकृतिक आपदा का खतरा भी मंडरा रहा है, चक्रवात मोन्था। इसके बारे में क्या ताजा जानकारी है? हाँ, ये इस वक्त की सबसे बड़ी चिंता है। बंगाल की खाड़ी में बनाए चक्रवात लगातार ताकत पकड़ रहा है। मौसम विभाग मतलब IMD का कहना है कि कल सुबह तक ये गंभीर चक्रवाती तूफान बन सकता है। गंभीर चक्रवाती तूफान? हाँ, आसान शब्दों में कहें तो बहुत तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश। अनुमान है कि ये कल शाम या रात तक आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा, काकीनाडा के पास, मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच। ओह, तो कल शाम या रात तक? हाँ, और मछुआरों को साफ तौर पर 29 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। गंभीर चक्रवाती तूफान का मतलब है कि खतरा बड़ा है। किन इलाकों के लिए चेतावनी जारी की गई है? मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए अगले 2 दिनों तक रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट? हाँ, रेड अलर्ट का मतलब है अत्यधिक भारी बारिश का खतरा। इसके अलावा रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी कल भारी बारिश हो सकती है। बाप रे, मतलब इसका असर कई राज्यों पर पड़ने वाला है। बिल्कुल। ऐसे में तैयारियां कैसी चल रही हैं? आंध्र प्रदेश, जहां इसके टकराने की आशंका है, वहां क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आंध्र प्रदेश सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। खबर है कि तटीय जिलों में 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 90 से 110? ये तो बहुत तेज है। हाँ, काफी तेज। मछुआरों को वापस बुला लिया गया है। प्रधानमंत्री ने खुद मुख्यमंत्री से बात करके केंद्र से हर तरह की मदद का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर बने राहत कैंपों में पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इन कैंपों में खाने पीने, पानी और दवाइयों का इंतजाम किया जा रहा है। प्रभावित जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। रेलवे और एयरलाइंस ने भी एहतियात के तौर पर कल की कई ट्रेनें और उड़ानें रद्द कर दी हैं। और ओडिशा में क्या स्थिति है? वहां भी तो रेड अलर्ट है। हाँ, ओडिशा में भी तैयारी जोरों पर है। आज दोपहर से ही दक्षिणी और तटीय जिलों में बारिश शुरू हो गई है। कल के लिए 8 दक्षिणी जिलों जैसे मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गंजम वगैरह के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है। वहां भी रेड वार्निंग? जी हाँ, इन जिलों में भी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र अगले 3 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। रेलवे ने वहां भी 40 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की हैं। राज्य भर में करीब 1445 चक्रवात राहत केंद्र तैयार रखे गए हैं, जिनमें जरूरत का सामान पहुंचा दिया गया है। बहुत तैयारी चल रही है। हाँ, ये दिखाता है कि ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए पहले से तैयारी और राज्यों के बीच तालमेल कितना जरूरी है। बिल्कुल। उम्मीद है कि कम से कम नुकसान हो। चलिए अब इस गंभीर माहौल से निकलकर थोड़ी संस्कृति और उत्सव की बात करते हैं। देश भर में छठ महापर्व मनाया जा रहा है। हाँ, ये 4 दिनों का पर्व पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज तीसरा दिन था, जिसे संध्या अर्घ्य कहते हैं। लाखों व्रतियों ने, खासकर महिलाओं ने, डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया और अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना की।
हाँ, तस्वीरें देखी मैंने। बिहार में तो गंगा, गंडक, कोसी जैसी नदियों के किनारे बने घाटों पर पैर रखने की जगह नहीं थी। पटना के अलावा औरंगाबाद, नालंदा, दरभंगा जैसी जगहों पर जो पुराने सूर्य मंदिर हैं, वहां भी भारी भीड़ जुटी। एक दिलचस्प बात और सुनने में आई कि छठ घाटों पर इस बार चुनावी माहौल की भी झलक दिख रही है। हाँ, ये काफी अनूठा संगम है ना। बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। हाँ, सही है। तो पटना और दूसरी जगहों पर कई छठ घाटों पर बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगे दिखे, जिन पर लोगों से वोट डालने की अपील की जा रही थी। अच्छा, पर्व के बीच में वोट की अपील। हाँ, चुनाव आयोग ने भी खास तौर पर उन प्रवासी मजदूरों से जो छठ के लिए घर आए हैं और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे रिकॉर्ड संख्या में वोट डालें। पर्व की वजह से आज चुनाव प्रचार भी थोड़ा धीमा रहा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी छठ की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने तो आज शाम राष्ट्रपति भवन परिसर में हुए छठ पूजा कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। छठ पर्व की शुभकामनाओं के साथ एक और महत्वपूर्ण खबर अयोध्या से है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का काम पूरा हो गया है। ये सच है? जी हाँ, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि मंदिर निर्माण से जुड़े सारे काम पूरे हो गए हैं। अरे वाह! और ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को मंदिर के शिखर पर झंडा फहराएंगे। 25 नवंबर, तो ये तारीख भी तय हो गई? हाँ, ये यकीनन इस पूरे प्रकरण में एक बड़ा पड़ाव है। और आज एक और अहम दिन है, भारतीय सेना इन्फेंट्री दिवस मना रही है। बिल्कुल, आज 79th इन्फेंट्री दिवस है। जी। ये दिन उस घटना की याद में मनाया जाता है जब आजाद भारत की सेना ने पहली बार किसी सैन्य कार्रवाई में हिस्सा लिया था। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना के जवान कश्मीर घाटी में उतरे थे और वहां हुए पहले हमले को नाकाम किया था। अच्छा, ये इतिहास है इसका। हाँ, इन्फेंट्री को सेना की रीढ़ माना जाता है और आज का दिन उनके शौर्य और बलिदान को याद करने का दिन है। प्रधानमंत्री ने भी इन्फेंट्री के जवानों की बहादुरी को सलाम किया है। सेना की शौर्य को सलाम। खेल की दुनिया से भी एक अच्छी खबर है, स्क्वॉश से। हाँ, भारत की एक बहुत ही युवा खिलाड़ी, सिर्फ 17 साल की अनाहत सिंह ने टोरंटो में चल रहे कैनेडियन महिला ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट में कमाल कर दिया है। 17 साल की? हाँ, सिर्फ 17 साल। अनाहत, जिनकी दुनिया में 43 रैंक है, ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और उन्होंने हराया किसे? फ्रांस की मेलिसा आल्वेज को, जो दुनिया की 20वें नंबर की खिलाड़ी है। अरे वाह, वर्ल्ड नंबर 20 को हराया। जी हाँ, ये वाकई बहुत बड़ी जीत है और भारतीय स्क्वैश के लिए एक उम्मीद जगाती है। शानदार प्रदर्शन। आखिर में एक नजर शेयर बाजार पर भी डाल लेते हैं। कैसा रहा बाजार? हफ्ते की शुरुआत बाजार के लिए अच्छी रही। सेंसेक्स करीब 567 अंक चढ़कर 84,779 पर बंद हुआ। ओके। और निफ्टी भी 171 अंक ऊपर जाकर 25,966 पर बंद हुआ, यानी शुरुआत सकारात्मक रही। चलिए, अच्छी बात है। तो आज हमने कई अलग अलग रंग देखे। चुनावी प्रक्रिया को दुरुस्त करने की कोशिश, अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और समुद्री क्षेत्र पर जोर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का बढ़ता कद, एक बड़े तूफान का सामना करने की तैयारी, आस्था का महापर्व छठ, अयोध्या में मंदिर निर्माण का पूरा होना, सेना के इतिहास का एक अहम दिन, और खेल में एक युवा सितारे का चमकना। काफी कुछ हुआ आज। बिल्कुल। अगर इन सबको जोड़कर देखें तो एक तस्वीर उभरती है। देश एक साथ कई चीजों को साधने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ अपनी अंदरूनी व्यवस्थाओं को मजबूत करना है, चाहे वो चुनावी लिस्ट हो या अर्थव्यवस्था। हाँ। दूसरी तरफ भारी चुनौतियों से निपटना है, जैसे ये चक्रवात। साथ ही अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी जुड़े रहना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका भी निभानी है। ये सब एक संतुलन साधने जैसा है। संतुलन। इसी संतुलन की बात पर आज का विचार छोड़ जाते हैं। हम देख रहे हैं कि देश अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में, समुद्री जहाजों में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश है। सही है। दूसरी तरफ हमें चक्रवात जैसी आपदाओं से निपटने के लिए भी लगातार तैयार रहना पड़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में विकास की जरूरतें और पर्यावरण या बाहरी चुनौतियों से निपटने की मजबूरी के बीच ये संतुलन कैसे साधा जाएगा? ये बड़ा सवाल है। क्या एक की कीमत पर दूसरा होगा या हम दोनों में तालमेल बिठाने के नए रास्ते खोज पाएंगे? इस पर सोचने के लिए काफी कुछ है।